दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। समय प्राइम टाइम का है। प्राइम टाइम में जिन खबरों पर आपसे चर्चा करेंगे उनमें मुख्य हैं कि हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा यानी कि पिता पुत्र पर कई तंज कसे हैं। उन्होंने कहा है कि इनकी ज़मीन खिसक रही है, इसलिए परेशानी में है। बात आपसे करेंगे हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री और आजकल के विधायक गोपाल कांडा की भी, कि जिनकी लग रहा है कि एक बार फिर से परेशानी बढ़ सकती है। बात आपसे उन चुनावी राज्यों के भी करेंगे जहां पर सत्ता का संग्राम शुरू हो चुका है। इसके साथ साथ बात आपसे कुछ अन्य खबरों पर भी करेंगे, लेकिन इससे पहले एक नज़र आज उन खबरों पर जो सुर्खियों में है। इजराइल और हमास के बीच 14 दिन से युद्ध जारी है। 4900 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 13,000 लोग घायल हैं। लेबनान में अमेरिकी दूतावास के पास फिलिस्तीनी समर्थकों का बवाल, सुरक्षा बलों ने किया लाठीचार्ज। तेल अवीव पहुंचे ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, बोले हम इजराइल के साथ खड़े हैं। लगभग 15 घंटे बाद इजराइल और गाजा पट्टी में फिर से गोलीबारी, हमास की नेशनल सिक्योरिटी फोर्स का कमांडर मारा गया। मिजोरम विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने 4 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश की जनता के नाम लिखा खत और लोगों से मांगा समर्थन। तो ये वो खबरें थी जो आज सुर्खियों में हैं। अब बात करते हैं उन खबरों की जो प्राइम टाइम का हिस्सा है। जैसे जैसे चुनाव की बयार चलने लगी है, जैसे जैसे फिजा बदलने लगी है, सियासी माहौल बदलने लगा है, वैसे वैसे प्रदेश की सियासत भी बढ़ रही है। सत्ता पर आसीन सरकार के लिए कई प्रकार की चुनौतियां हैं, तो सत्ताधारी लोग भी विपक्ष के नेताओं के लिए कई चुनौतियां खड़ी करते हैं। कोई गठबंधन तोड़ना चाह रहा है, कोई गठबंधन में जुड़ना चाह रहा है, कोई अपनी पार्टी बनाकर अपना जवाब देना चाह रहा है, तो कोई ये बताना चाह रहा है कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। कोई नेताओं पर तंज कस रहा है, तो कोई अपनी परेशानी बढ़ती देख परेशान है। तो बात करते हैं सबसे पहले हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ की। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ साहब ने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके पुत्र दीपेंद्र हुड्डा, वो जो हैं उनका सत्ता का जो रोग है वो जा नहीं रहा। दोनों पिता पुत्र पर उन्होंने जुबानी हमला बोला है धनखड़ साहब ने, और कहना है कि पिता पुत्र की जोड़ी ने जो किया वो सभी को मालूम है। धनखड़ साहब कह रहे हैं कि जो दीपेंद्र हुड्डा की टीस है, ये टीस हमेशा रहेगी और ये टीस हमेशा उनको सताती रहेगी, क्योंकि उनके जो किए हुए कर्म हैं वो सामने आ रहे हैं। धनखड़ साहब कहते हैं कि दीपेंद्र हुड्डा और उनके पिता यानी कि पिता पुत्र दोनों ने प्रदेश के अंदर जो माहौल ऐसा पैदा किया जहां हर बड़े नेता को तकलीफ हुई। यह तंज कसते हुए ओपी धनखड़ साहब ने कहा कि उन सभी नेताओं जो कांग्रेस के अंदर थे और कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हो गए, वो कह रहे हैं, धनखड़ साहब कह रहे हैं कि ये सब लोग आपके सताए हुए थे। और इसी प्रकार आज कांग्रेस का जो माहौल है उसके अंदर भी भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा समाहित नहीं हो पा रहे हैं। सुनिए आप क्या कह रहे हैं धनखड़ साहब। इस तरह की राजनीति की दीपेंद्र जी और उनके पिताजी ने, लगभग कांग्रेस के प्रमुख नेता कांग्रेस से बाहर गए, और या बाहर नहीं गए तो तकलीफ में आए। देखो, शैलजा जी को बॉडी नहीं बनाने दी, राज्यसभा नहीं जाने दिया, तो हर अनुसूचित जाति वर्ग के आदमी को तकलीफ है। अशोक तंवर को लठिया के उतारा, उसकी तकलीफ भी है। गरीब घर का बेटा अध्यक्ष बन के आया था। अभी उदय भांजी भी बॉडी नहीं बना पा रहे हैं। तो इस नाते से चौधरी वीरेंद्र सिंह जी कहो, जय राव इंद्रजीत जी कहो, कुलदीप बिश्नोई कहो, कितने सारे लोग कांग्रेस से कोई जो वातावरण उत्पन्न किया उसके कारण से आज बीजेपी के बड़े नेता धर्मवीर जी, रमेश कौशिक जी। तो ये धनखड़ साहब थे जो ये बता रहे हैं कि पिता पुत्र यानी कि भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की परेशानियां कम होने वाली नहीं हैं। लेकिन परेशानी तो हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री और सिरसा के विधायक गोपाल कांडा की भी बढ़ रही हैं। मुश्किलें तो गोपाल कांडा की भी बढ़ रही हैं और लगता है कि वो फिलहाल ख़त्म होती नहीं दिख रही। दिल्ली हाई कोर्ट ने एयर होस्टेस गीतिका शर्मा की मां अनुराधा शर्मा को सुसाइड के लिए उकसाने से संबंधित मामले में ट्रायल कोर्ट से रिकॉर्ड मंगाया है। गौरतलब है कि अनुराधा शर्मा ने अपनी पुत्री एयर होस्टेस गीतिका शर्मा के सुसाइड के बाद यानी कि गीतिका शर्मा की मौत के कुछ दिन बाद सुसाइड कर लिया था, और उसके बाद में यानी कि जब पहले बेटी ने खुदकुशी की और उससे परेशान होकर मां ने खुदकुशी की, दोनों मामले अदालत में गए। हालांकि गोपाल कांडा को गीतिका शर्मा सुसाइड केस से तो अदालत से राहत मिल चुकी है, वो बरी हो चुके हैं,
लेकिन अनुराधा शर्मा को सुसाइड के लिए उकसाने संबंधित मामला अभी भी ट्रायल कोर्ट के अंदर चल रहा है और अब इस मामले में यानी कि गोपाल कांडा के मामले में ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड को मंगाया गया है। यानी कि इसके बाद से आप मान लीजिए कि जिस प्रकार दिल्ली हाई कोर्ट ने इसमें संज्ञान लिया है तो इससे कहीं ना कहीं कांडा साहब की परेशानी तो बढ़ी है। अब ये परेशानी कितनी बढ़ती है और कब ये हल होती है ये तो बात समय की है, लेकिन ये ज़रूर है कि गोपाल कांडा के लिए जो मुश्किल का दौर है वो एक बार कहीं फिर शुरू ना हो जाए। तो ये तो बात थी हरियाणा की सियासी। अब बात करते हैं उन राज्यों की जहां पर विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, यानी कि सत्ता का सेमीफाइनल शुरू हो रहा है और इसमें बात हो रही है जातिगत जनगणना की। इस बार चुनाव प्रचार के अंदर एक तरह का बड़ा साधन बन गया है चुनावी प्रचार का और एक मुद्दा बन गया है जातिगत जनगणना। कांग्रेस पार्टी ने भी इस सब को लेकर के यानी कि सभी राज्यों में चुनाव प्रचार का आगाज़ कर दिया है, चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित तमाम नेता जा रहे हैं चुनाव प्रचार करने। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी आज तेलंगाना दौरे पर थे। उन्होंने तेलंगाना में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जातिगत जनगणना देश के लिए एक्सरे का काम करेगी। राहुल गांधी ने कहा कि मैं जब भी जातिगत जनगणना पर बोलता हूं तो ना तो प्रधानमंत्री उस पर कुछ जवाब देते हैं और ना ही तेलंगाना के मुख्यमंत्री CSR राव साहब इस पर कुछ बोलते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी और BRS एक साथ काम कर रही हैं, ये दोनों मिले हुए हैं। भाजपा विपक्ष को डराने के लिए केस करती है, लेकिन ED और CBI तेलंगाना के मुख्यमंत्री के पीछे क्यों नहीं पड़ते। मैं बीजेपी से पूछता हूँ, मैं बीजेपी से लड़ता हूँ तो मुझ पर 24 केस बन गए, तो अगर मुझ पर केस बने तो आखिर CSR राव पर क्यों नहीं बने। यानी कि ये सियासत है और सियासी बाण आजकल राहुल गांधी खूब छोड़ते हैं। तो प्रियंका गांधी भी पीछे नहीं है। इस रैली को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी भारत राष्ट्र समिति यानी कि BRS और बीजेपी इन दोनों के बीच में गुप्त साँठगांठ है। बीजेपी की तरफ से तेलंगाना विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंचे। राजनाथ सिंह ने राज्यों की विधानसभा के चुनाव में सांसदों को उतारे जाने को लेकर पार्टी की घबराहट के आरोपों पर सफाई दी और कहा कि बीजेपी अनोखी पार्टी है, बीजेपी में अनोखी खूबियां हैं। वो कहते हैं कि बीजेपी हर स्तर के नेता को समाज और देश के निर्माण के लिए चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार करती है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि बीजेपी को हार का डर है। विपक्ष के नेता लगातार कह रहे हैं कि हार के डर की वजह से बीजेपी को सांसदों को मैदान में उतारना पड़ रहा है और राजनाथ सिंह का इस पर पलटवार जो जवाब है वो कहते हैं कि हमारी पार्टी को घबराहट होती ही नहीं। हमारी तो एक अनूठी विशेषता है कि सभी कैडर चाहे किसी भी पद पर हों पार्टी की योजनाओं में शामिल होने के लिए तैयार रहते हैं। उनका लक्ष्य होता है कि पार्टी सफल हो और पार्टी सफल होगी तो वो सफल होंगे। राजनाथ सिंह कहते हैं कि हमारे लोग यानी कि भाजपा के लोग सत्ता का आनंद लेने के लिए नहीं बल्कि सरकार बनाने के लिए, समाज और देश के निर्माण करने के लिए आगे आते हैं। तो ये चुनावी बातें थी, ये सियासी बातें थी। अब एक वो खबर जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। देश में त्योहारों का सीज़न शुरू होने वाला है। ऐसे में राइटर की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक अक्टूबर के पहले 2 हफ्ते के दौरान देश के पावर प्लांट का कोयला भंडार तेज़ी से कम हुआ है। बिजली की मांग भी बढ़ी है जिससे उत्पादन को बढ़ाना पड़ा, यानी कि सप्लाई के सामने डिमांड कम पड़ रही है। सरकारी आंकड़ों के हवाले से जो खबर सामने आई है उसके मुताबिक अक्टूबर के पहले 2 सप्ताह के दौरान पावर प्लांट्स के कोयला भंडार में तेज़ी से गिरावट आई है। 2 साल में सबसे ज़्यादा दर्ज की गई है ये गिरावट। रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर की शुरुआती 2 हफ्तों के दौरान पावर प्लांट के कोयला भंडार में 12.5% की गिरावट हुई और यह कम होकर 20.58 मिलियन मीट्रिक टन रह गया, यानी कि कोयले का उत्पाद। अक्षय ऊर्जा के स्रोतों से भी बिजली उत्पादन में गिरावट आई है। आंकड़े तो ये बताते हैं कि आलोच्य अवधि में हाइड्रो पावर आउटपुट 26.8% कम हुआ है। बिजली के कुल उत्पादन में अक्षय ऊर्जा स्रोत यानी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा का जो योगदान है अक्टूबर के पहले पखवाड़े में ये भी कम हुआ, लगभग 10.1%। सितंबर महीने में यह हिस्सा 12.5% रहा था और यह गिरावट ऐसे वक्त में सामने आई है जब दूसरी ओर बिजली की मांग बढ़ी है। इसलिए कोयले से चलने वाली बिजली संयंत्र में उत्पादन बढ़ाने की ज़रूरत है। आने वाले दिनों में डिमांड और सप्लाई की खाई को पाटने के लिए कोयले का आयात बढ़ाना पड़ सकता है, नहीं तो त्योहारी सीजन में कभी बत्ती गुल हो जाएगी तो कभी अंधेरे में रहना पड़ेगा लोगों को। और ये अंधेरे कभी ना आए,
किसी के जीवन में इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, इसी कामना के साथ आज के प्राइम टाइम में आपसे इजाज़त लेते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ उन मुद्दों और खबरों के साथ जो रखते हैं आपसे सरोकार। तब तक अपना बहुत ध्यान रखें। शुभ रात्रि। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।